नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो सबसे ज्यादा खुश पिता होते हैं और सर्वप्रथम उस पिता के आंखों में आंसू तब होता है जब वो अपने ही हाथों से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर रहे होते हैं। वो आंसू दुख के आंसू नहीं होते हैं बल्कि खुशी के आंसू होते हैं, एक उम्मीद के आंसू होते हैं, एक ममता के आंसू होते हैं, जिनमें ये उम्मीद होता है कि शायद जिस घर में हमारी बेटी जा रही है उस घर में उसको वो सभी सुख मिलेगा जो शायद पिता एक उम्मीद रखता है, जिसके लिए पिता को दहेज के रूप में एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और ये पिता वो भारी भरकम दहेज उस आशा के साथ चुकाता है ताकि उसकी बेटी हमेशा के लिए उस दूसरे घर में, जो उसका दूसरा अपना घर होता है, वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। परंतु क्या आदमी या आज के समाज में आदमी दहेज के लालच में इस कदर डूब गया है या आप कहें इस कदर गिर जाता है कि वो निरंतर दहेज के कारण लड़कियों को प्रताड़ित करते रहता है। विभिन्न प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, विभिन्न प्रकार से दबाव डाले जाते हैं ताकि निरंतर वो अपने मायके से थोड़ा थोड़ा धन बटोर के लाते रहें। उसके बावजूद भी यदि एक पिता निरंतर अपनी बेटी के खुशी के लिए या अपनी बेटी के सुख के लिए निरंतर छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे धन का बलिदान देता हो, फिर भी आज के हमारे समाज में दहेज के नाम पर जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन्हें ठेंगा दिखाते हुए लोग निरंतर दहेज के लिए कन्या को प्रताड़ित करते हैं। आज वैसी ही एक कहानी जो आपके दिल को दहला दे सकती है, हमारे साथ ढीवर गांव के सुरेंद्र जी हैं, वो आपको बता सकते हैं, जिनकी बेटी को सिर्फ दहेज के कारण प्रताड़ित कर हत्या के कगार तक पहुंचाकर उन्हें मृत्यु के गोद में सुला दिया गया। तो आते हैं हम सीधा सुरेंद्र जी से बात करते हैं। सर, आपके साथ जो घटना हुआ एक बार उसका विवरण दें। सर, हम अपनी बेटी मनीषा देव कुमारी का शादी 6 मई 2020 को बहुत धूमधाम के बाहर के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में देवघर में शादी किए थे। शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद उस घर में हमारे समधी जी, उनके जवान बेटी जिसका नाम नेहा कुमारी है, जिसका हमारे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ का हम कुछ नहीं बोलेंगे। नेहा कुमारी किसी एक लड़का से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसका वो लोग हर बार में चाहा कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें, और उमेश सिंह के पास पैसा की शादी करने के लिए कुछ कमी पड़ रहा था। वो कहा कि भाई आप तो शादी में खर्च तो दिए हैं सर, सामान तो बहुत दिए हैं, लेकिन हमारी बेटी की शादी में हमको मदद कीजिए। अब इसका कोई प्रूफ मांगेगा तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि घर का परिवार का जो बातचीत मैटर होता है घर के अंदर, उस समय कोई पड़ोसिया जाके सुनता नहीं है, ये सब सेपरेट बात है। तो अपनी बेटी का शादी करने के लिए उन्होंने कुछ पैसा का हमसे डिमांड किया पिछला साल। हम उनको बताया कि मेरा दामाद आता है, हम अपने दामाद को बोलेंगे कि अपना जमीन बेचकर आपकी बेटी का शादी कर दे, मेरा बेटी को उस घर में बसना है, हमारी बेटी को जमीन का कोई लालच नहीं है। ऐसा हुआ, मेरा दामाद भी आया, लेकिन इस समय मेरा स्थिति खराब, कोरोना काल में हमारा नौकरी तो चलता रहा, पेमेंट मिलता रहा, लेकिन स्थिति में और कोई तरह का इनकम मेरे पास नहीं था, स्थिति खराब था। उनकी बेटी का शादी भी होने वाला था, हम शादी में पैसा इनको समय पर नहीं दे पाए। इसी चलते मेरे बेटी को मार पीट कर 6 मई 2020 को, जैसा कि अनुमानित गांव के लोग से सुने हैं और अंदाज भी लगाया जा सकता है, मेरी बेटी मृत्यु अवस्था में थी, कोई नहीं जान रहा था। अचानक 7:42 में जिस समय हम मोकामा 6 सिस्टर नर्स को लेके गाड़ी में मोकामा, उनको हम लॉकडाउन में छोड़ने जा रहे थे ड्यूटी के बाद, ठीक उसी समय 7:00 में हमारे मोबाइल पर मेरा दामाद सिंटू सिंह कॉल करके बताया कि पापा मनीषा को 2 लपड़ मारे थे, मनीषा नहीं उठ रही है। इतना सुनने के बाद कोई भी बाप नहीं सोच सकता है कि मेरा बेटी मृत्यु हो गई होगी। मैं सोचा लड़ाई झगड़ा किया है, नहीं उठ रही है मतलब उठ गई है। वहां बोले भाई ठीक है, मोकामा से हम आते हैं, तो हम आते हैं। लेकिन जब हम मोकामा से तो सर एक बात और। जी सर, जब आपके दामाद ने आपको कॉल किया था तो आपने बेटी से मोबाइल पे बात नहीं करी थी? नहीं, हाँ, मोबाइल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया श्रीमान। मेरी बेटी के यहाँ से मृत्यु से 45 दिन पहले हमारा दामाद और हमारा दामाद का भाई नीरज सिंह, जो भैंसुर लगेगा, उसका भाई मैंने क्या बोलते हैं साढ़ो, दोनों मिलकर हमारी बेटी की मृत्यु से 45 दिन पहले यहाँ से बिदागरी करा कर ले गया था। यहाँ से तो बिदागरी करा कर ले गया था, तो क्या कर रहे थे सर,
मोबाइल बात नहीं हुई? हाँ मोबाइल, उस समय यहाँ से बिरादरी का मेरा मानसिक थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, बोले मिस्टेक कर सकते हैं। तो मोबाइल इसलिए नहीं था कि यहाँ से मोबाइल था, मेरे बेटी के पास 2 मोबाइल था। जब उस गलती के हाथ से ले गया, उसी समय इसके हाथ से मोबाइल छीन छान के मार पीट के इससे मोबाइल लेस कर दिया गया था, जो कि आप कॉल डिटेल जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना तारीख से कितना तारीख तक मोबाइल बंद है। मोबाइल इसको लेस कर दिया गया था, मारपीट जारी था। और 6 मई 2020 को। अच्छा, तो जब सबसे पहली बार जब उनको मारा गया था तो आपने पुलिस से संपर्क नहीं किया? सर बहुत बार मारा गया, तो मोबाइल जब खुलेगा तो सब रात खुल जाएगा। मेरे बेटी को बराबर मारता पीटता था। मेरा एक बेटा 9 साल का है, वो जाता था और बहन को ले आता था, यही रखता था, फिर जाके महीना 2 महीने बाद पहुंचा देते थे। अच्छा। तो हम बहुत बार प्रयास किए, तो मेरी बेटी समझाती थी, कहती थी पापा आप जब जिस घर में आप केस अगर कीजिएगा तो सुबह अपने पति को और ससुर को खाना बना के कोर्ट जाएंगे तो हम ही को देना पड़ेगा, केस फौजदारी नहीं कीजिए। और 3 साल में श्रीमान कोई भी केस फौजदारी करना और बदला लेना का सोच भी नहीं सकता। 3 साल का रिश्ता क्या होता है, 3 साल में तो विदागरी भी नहीं होता है, गरीब थे इसलिए विदागरी कर दिए थे। जी ठीक है। तो उसके बाद मतलब अगले दिन आपको घटना की जानकारी नहीं सर, सेम डे में 1 घंटा पहले 7:42 में, हाँ तो 7 शुरू होते, सबसे पहले जानकारी 7:42 में लड़का फोन करके बताया कि मनीषा को मार के दोनों पर घर से बाहर गए थे, आए तो नहीं उठ रही है। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, मोकामा से लौट के हम वापस आते हैं। ध्यान से सुना जाए श्रीमान, मेरा गरीबी का क्या होता है, गरीबी चीज। मोकामा से जब वापस आए तो हम यहाँ आए, तो हमको जैसे बाढ़ आए तो हमको पता चल गया कि मेरी बेटी को हत्या करके लाश को टुकड़ा करके देहरा क्षेत्र में गंगा में फेंक दिया गया है। मैं हड़बड़ाया, बाहर से फोन भी आने लगा परिवार से। जब बाढ़ थाना ठीक, मतलब ये जो आपके पास फोन आया था वो ठीक कितने बजे आया होगा? 7:42 में श्रीमान, उसमें हम गाड़ी इनोवा बरापुर पार कर रहे थे। और पुलिस को सूचना कितने बजे दी गई थी? पुलिस को सूचना हम नहीं दिए है, मेरा परिवार नहीं दिया है, बल्कि हमारे परिवार के कहने पर गांव के आदमी को सूचना पुलिस को दिया है। अच्छा। पुलिस स्पॉट कितना बजे का है एग्जैक्ट आपको पता नहीं है? सर तो हमको तो पहला सूचना मिला लड़का से 7 बजे, मान के चला जाए सर 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में लाश लेकर वो घर से निकल गया है। अच्छा। और उसी समय पुलिस को सूचना भी मिला है कि लाश लेके भाग रहा है, और पुलिस लाश का पीछा भी किया है। लेकिन पुलिस क्या किया कि नहीं किया तो हम तो देखे नहीं, लेकिन हम 10 बजे बाढ़ थाना के मदद से जब हम बाढ़ थाना गए, बाढ़ थाना मेरे पास गाने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं था, लॉकडाउन के कारण गाड़ी भी बंद था। तो जब हम बाढ़ थाना गए, बाढ़ थाना अठमलगोला थाना को बुलाए, और बुलाने के बाद हमको अठमलगोला को बताया कि भाई हम ही गए थे, बाढ़ थाना भी बॉर्डर, इसलिए अठमलगोला थाना बाढ़ थाना दोनों बॉर्डर पड़ता है, दोनों थाना वहाँ मौजूद है उसमें। तो बाढ़ थाना को बुलाया, अठमलगोला थाना को उसके साथ किया। अठमलगोला थाना हमको लेकर बाढ़ से चलता है कहाँ, लड़का के घर पर ले जा रहा है। रास्ते में हमको डेरा धमका रहा था। उत्तम कुमार थाना प्रभारी हैं। मतलब थाना प्रभारी उत्तम कुमार इनका नाम है। अभी मतलब कहाँ गए अभी तो पता नहीं है, कहाँ गए हैं। हम तो भाई उतना पढ़े लिखे नहीं है श्रीमान। तो ये थानाधिकारी हैं अठमलगोला, जिनका नाम है उत्तम कुमार। हाँ। और जब किसी आदमी के साथ कोई आपराधिक घटना होता है तो उसकी गुहार लगाने के लिए वो कानून का दरवाजा खटखटाता है। यहाँ पर कानून के संरक्षक ही, जिनका नाम है उत्तम कुमार, और ये थाना प्रभारी अठमलगोला रह चुके हैं, अभी शायद ट्रांसफर करा के जा चुके हैं यहाँ पर। तो यदि कोई आपराधिक घटना होती है आपके पास और अगर आप उसकी गुहार लेकर किसी थानाध्यक्ष के पास जाते हैं और थानाध्यक्ष आपको न्याय देने के बदले आपको धमकाता है, ये स्थिति है अभी सुशासन की सरकार का। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सुशासन की सरकार के नाम से जाने जाते हैं, यहां पर उन्हीं के सुशासन में काम करने वाले नेता, उनके नियमों का, काम करने वाले जो सिपाही हैं, काम करने वाले जो दरोगा हैं, उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं और सुशासन के नाम पर कानून को ठेंगा दिखाते हैं। तो जहां आपराधिक घटना यूं ही निरंतर बढ़ता रहेगा और अगर इस प्रकार के आपराधिक घटना में अगर पुलिस समर्थन देती है तो कहीं ना कहीं उस अपराधी के साथ साथ पुलिस भी दोषी करार होती है। अतः उत्तम कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने उत्तम कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया? नहीं कराई, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था कि पुलिस को भी एफआईआर होता है। उस समय गाड़ी में बैठे हुए थे, 6 सिपाही भी था और तो गाड़ी 2 बार फंसा है सर। मेरी कहानी सुनिए, पुलिस मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। अगर हमको अगर कहा जाए जज साहब पूछेंगे कि सजा किसको दें तो हम वो लोग को माफ कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस एक बेटी मरी है तो हम ब्रेक कर जाएगा, दूसरा बेटी को अपराधी नहीं मारेगा क्योंकि दूसरा शादी उसका होगा ही नहीं। लेकिन उत्तम कुमार कितना लाश गायब करवाएंगे इसका कोई गिनती नहीं है। इनका ब्यौरा सुनिए क्या कहते हैं। गाड़ी में 6 सिपाही बैठल है, 6 सिपाही में हर सिपाही बेईमान इनके जैसा नहीं होगा। एक सिपाही उस गाड़ी में जरूर बैठा होगा सत्य बोलने वाला करके की चोट पर। उत्तम कुमार कहते हैं और करके भी गए हैं कि नहीं भी पकड़ाएगा, उनका गलती है। कह गए थे कि सुनो जी,
तुम्हारी बेटी को तो हत्या करके लाश को टुकड़ा बिक दिया है, और क्या है कि मेरा गाड़ी का चक्का फंस गया था, इसलिए हम लाश को नहीं पकड़ सके। और गांव का बहुत लोग मिला हुआ है, उत्तम कुमार जी, तो गांव को बहुत लोग मिला हुआ है, तो उसका नाम भी जरूर डायरी में दिए होंगे 2-4 को गाँव के आदमी के। अगर एक आदमी का भी गाँव में नाम नहीं दिए होंगे आप, तो आप रुपया लिए हैं। और पंसलवा नेता से आप डर गए हैं, आपको डर है पंसलवा नेता से, उसका नाम नहीं बताएंगे, गरीब है, डरपोक है, मजबूरी है। लेकिन पंसलवा नेता आप, हम सुनिए साहब जी, थाना में केस हो गया, कैदी फरार है, और हम उत्तम कुमार के पास मदद मांगने के लिए जाते थे, तो उत्तम कुमार हमको भेजते थे मुखिया जी में जाकर मैनेज कर लीजिए। उसके बाद हत्या के तीसरा दिन हम जब गए, पहले तो गाड़ी में बैठा कर हमको बोले कि मेरा गाड़ी का चक्का फंस गया था, हम लाश को नहीं पकड़ सके जी, गाँव को बहुत लोग मिला हुआ है जी। तो हम चलिए भाई मिल गए। उसके बाद घर पर ले गए, घर पर जाकर चक्कर पटर इन्होंने किए, तो सारा लेन देन करके पहले फरियाद दिए थे। घर पर आपके अनुसार उत्तम कुमार ने पैसा लिया? उत्तम कुमार पैसा नहीं लिए तो 9 महीना में गिरफ्तार उसको क्यों नहीं किया? हमको बोलते थे कि रुको हाँ। उसके बाद तीसरा दिन जब गए कि सर 3 दिन हो गया अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, लाश गंगा जी में जा रहा, बिगा, हमको पता है कहाँ बिगा है, चलिए मदद कीजिए, हम लाश को निकालेंगे। और गंगा जी से हम फोन भी किए हैं, मोबाइल चाहेगा तो कानून ट्रैक करके निकाल सकता है कि 18 तारीख को 18 मई को हम गंगा जी में हैं, और पुलिस थाना से हमको क्या जवाब दे रहा है, मेरा नंबर है मेरे पास। तो उत्तम कुमार साहब वही गए, 3 दिन के बाद गए, तो कहते हैं सुनो हम 14 दिन का उसको। उत्तम कुमार आप जहाँ भी होंगे बिहार में सुन रहे होंगे, आप ईमानदार हैं तो ध्यान से सुनिए, सही आपका बीवी बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा। उत्तम कुमार कहते हैं, उत्तम कुमार हमसे कहते हैं कि सुनो जी, गांव का बहुत लोग मिला हुआ, लाश का फंस गया, हम तो नहीं पकड़ सके लाश, और ये ऐसा है कि क्या करेंगे सर, हाँ काम करना, हाँ सॉरी सर, हम बोले 18 मई को जब उनके पास गए सर, गंगा जी में लाश हमको खोजने का, मेरा दिमाग खराब हो गया सर, बेटी के जिस दिन हंसा हुआ उसको गंगा जी में लाश से बोलने लगते हैं तो दिमाग का तेज मार जाता है। तो जो गंगा जी में लाश जब हम पता लगा कि सामने बिगा है, हम चाहे कि लाश पुलिस को खोजवा लें, तो इनको फोन किए, सर हम गंगा जी से बोल रहे हैं, आप देखिए लोकेशन ट्रैक कीजिए, आप लाश खोजिए, सर हमको शंका है। बोले मेरा काम है कल लाश पकड़ना ना खटिया खोजना नहीं है, मेरा काम है केस लेना, केस ले लिया, मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद गंगा जी से सीधे थाना आ गया, थाना आया करी साहब, तो साहब वो हाफ पैंट है, वो चिस्टर सॉरी गंजी ब्रेसियर पहले, सॉरी सर मैंने गंजी पहले निकले बाहर, ऐसी बेढंगा के तरह लगा कि जैसे कोई चपरासी है, और हमको बोले क्या है जी, हम तो सर मेरा बेटी का लाश सामने हम पता लगा लिए हैं, ये सामने बिगा है, आपका गाड़ी उधर फंसा है, कहाँ फंसा वो छोड़िए, मेरा लाश खोजिए। जब एक पिता ने अपनी बेटी की लाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई, तो पुलिस ने कहा ये लाश खोजना हमारा काम नहीं है, और उन्होंने FIR सिर्फ दर्ज करके उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना करते हुए इनको निरंतर धमकाया, इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया, इनका समर्थन उन्होंने कभी नहीं किया। और जहां तक रही बात एक न्याय दिलाने के बदले, उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि इस केस को मुखिया, गांव के मुखिया के से बातचीत करके इसे दबा दिया जाए। ठीक है, अच्छा, जब आपने अपने मतलब जो भी अपराधी थे उनका नाम दिया, और फिर जब उनको पकड़ने के लिए आपने बोला, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या संज्ञान लिया? तीसरा दिन जब पकड़ने के लिए उनको बोले, तब उनका डायलॉग सुनिए, तब कहते हैं उत्तम कुमार थाना प्रभारी वही जंगिया पहले जो थे, हाँ उसको हम 14 दिन का काम करने का मौका दिया है, 14 दिन जब काम करें उसको हो जाएगा, तो धरती आसमान पर जहां भी रहेगा उसको हम बिंदास पकड़ लेंगे, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। तो 14 दिन तो हमको ऐसे सुला दिया। 18वां दिन जब जाते हैं तो कहते हैं मैं लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, अपराधी कहीं भाग के नहीं जाएगा। हम आप जनता से भी पूछना चाहेंगे कि थाना प्रभारी को इतना पावर है कि अगर हम किसी के ऊपर केस करते हैं उसको 14 दिन खुला गांव में घूम के काम करने का मौका दिया जाए? जी हाँ, तो बात आपके समझ में आ रहा होगा, जहां आपने अभी तक सुना होगा कि सरकार की तरफ से, अर्थात न्यायिक नियम ये कहता है कि जब अपराध होता है तो अपराधी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। यहाँ कानून बनाने वाले ही खुद कानून तोड़कर एक नए नियम बना रहे हैं, और जहां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, वहां पर उन्हें 14 दिनों के लिए अलग काम करने के लिए अनुमति दी जाती है। तो कौन सा ये नया कानून है, या संविधान के अनुसार कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अनुसार किसी कैदी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत के बदले 14 दिनों के लिए काम करने की अनुमति दी जाती है? इसके लिए सीधा और सीधा सिर्फ और सिर्फ थाना प्रभारी अजमल गोला उत्तम कुमार जिम्मेवार है।
तो आपने कभी उससे ऊपर जाकर के बातचीत करने की कोशिश जी की? श्रीमान, 14 दिन जब इंतजार इनका किए, 14 दिन में देखे इनका रंग ढंग ठीक नहीं है। उसके बाद ये हमको डराने धमकाने लगे कि एसपी तुमको पकड़वा देंगे, डीएसपी तुम जाओ, डीएसपी भी जाओ, डीजीपी तो मेरे जेबी में रहता है, मेरा रिश्तेदार है। बाढ़ डीएसपी, हाँ, उसके बाद अमीश राहुल साहब के पास, डीएसपी बाढ़ के जो है अमीश राहुल साहब बहुत भले व्यक्ति हैं, थोड़ा इस गरीब को याद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों साधारण समझ रहे हैं या क्या, ऐसे भरोसा हमको दिए हैं कि तुमको इंसाफ मिलेगा। तो और डीएसपी साहब जो अमीश राहुल साहब है, इन्हीं के बल पर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं का निषेध दिशा निर्देश दिखाने के बाद हम आगे बढ़े हैं। तो 14 दिन जो अठमलगोला थाना प्रभारी उसको उत्तम कुमार जो काम करने का मौका दिए थे, तो हम सोचे काम क्रिया बोझ भाई भी 14 दिन हम अपने बेटी के दरवाजा पर जाकर बैठे रह गए, लेकिन अपराधी काम क्रिया नहीं किया। ताला ही हमको मिला और आज तक ताला ही लगा हुआ है घर में। तो 14 दिन जब बीत गया, उसके बाद इनके पास जाते हैं, तब इनका रंग ढंग बदल गया। तब आने लगे खर्च पर, रुपया पैसा पर। उत्तम कुमार उनका एगो बगल से, आप मतलब उन्होंने आपसे खुल के पैसे मांगे थे सर, गरीब आदमी थे, उसको पैसा नहीं संभव हुआ। खुल कर भी कुछ खुल कर मांगे कितना सामान लेके? मांगे थे सर, बोले थे वो लोग 25-30 हजार रुपया देने के लिए तैयार है जी, तुमको क्या कहता है? तो हम बोले कि सर हम गरीब आदमी है, 10 हजार देंगे, पकड़ के भीतर कीजिए। तो जाने से पहले वो एक लड़का के भीतर किए हैं, आप 10 हजार रुपये वो लेकर चल गया था। एक को पकड़ने के लिए 10 हजार उनको दिए थे। तो जिनको पकड़ा गया उनका क्या नाम है? जिनको पकड़ा गया मेरा दामाद सिंटू सिंह है, वो भी धमका के गया कि हम निकलेंगे तो देख लेंगे। अच्छा, इनको पकड़ लिया गया है, सिंटू सिंह को पकड़ा गया है। हाँ। अच्छा, पकड़ने के लिए वो पुलिस ने 10,000 रुपये लिया आपसे? पुलिस पर लिया सर पैसा, हमसे थाना में बैठा के रुपया लिया। तो यहाँ देखिए, अपराधी को पकड़ने के लिए एक दरोगा रैंक के आदमी 10,000 रुपया घूस के जिनके द्वारा भेजे सर आदमी हम खड़ा कर देंगे थाना। एक अपराधी को पकड़ने के लिए कौन सा कानून है जो पैसे की डिमांड रखता है? हमको बोले थे सर रजिस्ट्रेशन चार्ज है पकड़ने का, ये सब खर्चा वर्चा थाना का है, तो हम दे दिए सर। और जो आदमी ले जाकर, तो ये 10,000 रुपया जो आपने दिया था उसका संज्ञान एसएसपी साहब को नहीं दिया था यहाँ? हाँ, एसएसपी साहब को बता दिए सब चक्का फंसने वाला, हाँ चक्का फंसने वाला बात हम बाढ़ के डीएसपी साहब को ही बताए। तो अठमलगोला के थाना के सेकेंड केस आईओ सलाउद्दीन साहब भी उस दिन डीएसपी साहब बाढ़ में के सामने बैठे हुए थे, वहां पर हम भी सामने थे। तो डीएसपी साहब बाढ़ पूछे सलाउद्दीन साहब से, क्या जी चक्का फंसा था? तो सलाउद्दीन साहब बोले हैं कि हाँ सर चक्का फंसा था। तो चक्का फंसा है तो क्लियर। हमको जब घर पर पुलिस ले जा रहा था, हमको 10 रात में जब पुलिस ले जा रहा था, उस समय भी हमको चक्का फंसा दिया। उस समय हम बोल रहे थे मेन रोड पर। तो चक्का मतलब चक्का कीचड़ में फंसा था या चक्का मतलब ब्रेक के द्वारा फंसा था? पहला बार लहास अपराधी का जब पीछा कर रहे थे उत्तम कुमार थाना प्रभारी, उस समय इनका चक्का कहाँ फंसा था वो तो वही कोर्ट में जाके बताएंगे, वो नहीं मालूम। लेकिन दूसरी बार जो आपके साथ फंसा, हाँ उस पर हमको बैठा के जब घर पर ले जा रहे थे ना, उसमें घर में तो उसका ताला लगा होबे करेगा, एक आध को परिवार बाहर घूमिए रहा होगा, लेकिन जो रुपया ले लिए थे तो कैसे उसको तो भगाना था, पकड़ना नहीं था। तो हम हासन चक गांव जैसे घुसते हैं, दाहिने साइड में कोई स्कूल है, वहां से बायां ढलैया है, चिकन चकन फ्रेश रोड है, वहीं हम बोल रहे थे कि ढलैया में गाड़ी नहीं घुसाइए, लाइट ऑफ, गाड़ी मत ले जाइए, लाइट ऑफ, लाइट पैदल चलिए, पैदल चलिए। लेकिन गाड़ी नहीं रोके, वो ढलैया में गाड़ी घुसा दिया, वहां जाकर भी गाड़ी फंस गया। 10 मिनट घुर किए और तब वहां से फिर गाड़ी निकाल के दरवाजा पर हमको ले गए और झूठे मूठे वहां जाकर ले अपराध करके हमको 11 बजे रात में मृतिका मरा हुआ बेटी, जिसका मेरा दिमाग सेंसलेस हो गया था, मेरा बीबी पागल हो गई थी। और हाँ, मेन 31 पर रहते हैं हम, डॉक्टर एक बड़ी बढ़िया डॉक्टर के यहाँ हम काम करते हैं बाढ़ में, उनके क्लिनिक नेशनल हाईवे 31 पर है। और वहां ले जाकर हमको 12 रात में पुलिस उतार दिया। पुलिस का यही जिम्मेवारी है कि जो हम सर हम मर जाएंगे, रोड पर एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे। तो उत्तम कुमार थाना प्रभारी बोला, तुम तो ड्राइवर है, मरने का तो तुमको ट्रक से अच्छा तजुर्बा है, मर जाओ, कौन रोका है तुमको? जी श्रीमान। तो कुल मिलाकर के आपको मामला समझ में आ रहा होगा। यहाँ सबसे पहली घटना ये होती है कि दहेज के दबाव में एक बेटी को लगातार निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके पिता ने दहेज को देने के लिए एक कदम भी उठाया, परंतु आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी का मदद नहीं कर पाया, जिसके बदले में उनकी बेटी का एक निर्मम हत्या कर दिया गया। लाश को टुकड़े में काटकर बाढ़ अठमलगोला दियारा क्षेत्र में दबा दिया गया। पुलिस के द्वारा कोई सख्ती कार्रवाई नहीं करी गई, ना ही लाश को पकड़ा गया, ना ही लाश का पोस्टमार्टम किया गया। एफआईआर दर्ज करने में काफी दिक्कत के बाद, काफी घंटों के बाद, लगभग 12 घंटों के बाद घटना के, जैसा श्रीमान सुना रहे हैं, उस घटना के अनुसार
कम से कम 12 घंटे के बाद घटना को दर्ज किया गया। वहीं पर पुलिस को लाश के पकड़ने के दौरान 2 बार चक्का जाम की स्टोरी भी सुनाई गई। एक बार वो चक्का जाम की स्टोरी पिक्चर में दिखाई भी गई। और कुल मिलाकर के अभी तक ये संज्ञान आया है और बार बार अपराधी को पकड़ने के लिए इनके ऊपर घूस का या आप कहें रिश्वत का एक दबाव बनाया गया कि आप अगर पैसा देते हैं तो हम अपराधी को पकड़ के लाएंगे, अन्यथा आपके लिए हम कार्य नहीं करते हैं। तो क्या ये जो पुलिस की वर्दी उन्हें दी गई है उत्तम कुमार जी को, तो क्या ये रिश्वत लेने के लिए उन्हें दी गई है या फिर सरकार के लिए काम करने के लिए दी गई है? तो इसका जवाब तो बाढ़ के डीएसपी साहब को भी देना होगा। और इस प्रकार के सनसनीखेज खबर को जानने के लिए जुड़े रहें नवनिर्मित भारत पत्रिका से। धन्यवाद।